भारत द्वारा हालिया में किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान की हार का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की असलियत का भी है। चीन से मिले PL-15 ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया था। इसकी एडवर्टाइज्ड रेंज थी करीब 145 किलोमीटर और इसे JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जैसे फाइटर जेट्स पर लगाया गया था। लेकिन मई 2025 की शुरुआत में हुए एरियल कॉन्फ्लिक्ट में इस मिसाइल ने एक भी भारतीय एयरक्राफ्ट को हिट नहीं किया। ये फेलियर इतना बड़ा था कि अब पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट्स PL-15E को भूलकर PL-17 नाम की एक और चाइनीज वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तरफ उम्मीदें टिका रहे हैं। असल में PL-15E की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही कि इंडिया ने पहली बार 1947 के बाद से किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान पर पूरी तरह से एयर डोमिनेंस हासिल कर ली। ये कहना है पूर्व मिराज 2000 पायलट समीर जोशी का। PL-15E के डिब्री पंजाब के होशियारपुर में मिले और इससे ये साफ हुआ कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन्हें फायर एंड फॉरगेट मोड में मैक्सिमम रेंज पर लॉन्च किया था। इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी एक्टिव गाइडेंस के इन मिसाइलों ने अपने टारगेट से पहले ही ट्रैक खो दिया, शायद इसलिए कि भारतीय फाइटर्स ने अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से इन मिसाइलों को मिसलीड कर दिया। अब पाकिस्तान की डिफेंस लॉबी PL-17 की तरफ देख रही है जिसकी रेंज बताई जा रही है 400 किलोमीटर, यानी PL-15E से लगभग 3 गुना ज्यादा। PL-17 को डिजाइन किया गया है हाई वैल्यू टारगेट्स को मार गिराने के लिए, जैसे कि अवैक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स और फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स। रूस की R-37M वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तर्ज पर बनी ये मिसाइल यूक्रेन युद्ध में इफेक्टिव साबित हुई है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई फाइटर प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो इस मिसाइल की पूरी पोटेंशियल का फायदा उठा सके। JF-17 ब्लॉक 3 का रडार मुश्किल से 120 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट डिटेक्ट कर पाता है। चाइनीज J-10C थोड़ा बेहतर है लेकिन वो भी 200 किलोमीटर से ज्यादा की रडार रेंज नहीं दे सकता। PL-17 की मैक्सिमम रेंज का मतलब तभी निकलता है जब टारगेट को 3 से 400 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सके, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना के किसी भी फाइटर के बस की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अवैक्स एयरक्राफ्ट हैं जो डेटा लिंक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन इनके नंबर्स बहुत कम हैं, सिर्फ 7 ऑपरेशनल EREI और कुछ पुराने चाइनीज प्लेटफॉर्म्स जो अब रिटायर होने वाले हैं। और अगर इन अवैक्स एयरक्राफ्ट्स को इंडियन रफाल्स या S-400 सिस्टम्स ने पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया तो PL-17 जैसी मिसाइल मिड कोर्स गाइडेंस के बिना प्रैक्टिकली यूजलेस बन जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना ने अब तक PL-17 का कोई एक्सपोर्ट वर्जन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। PL-15E को पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट वर्जन में डाउनग्रेड करके दिया गया था और ये अंदेशा भी है कि PL-17 के साथ भी ऐसा ही हो सकता है या शायद मिले ही ना। ऊपर से PL-17 का साइज भी बहुत बड़ा है, करीब 6 मीटर लंबी, जिसे J-10C या JF-17 जैसे रिलेटिवली छोटे एयरक्राफ्ट्स पर लोड करना ऑपरेशनली प्रैक्टिकल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम लगातार मजबूत होता जा रहा है। अस्त्र MK2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और अस्त्र MK3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक जाएगी, दोनों ही भारतीय वायुसेना के फ्लीट में आने वाले हैं। साथ ही R-37M जैसी वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के पॉसिबल इंटीग्रेशन से वायुसेना की स्ट्रेटेजिक एज और भी मजबूत हो रही है। रफाल मीटियोर कॉम्बिनेशन पहले से ही साउथ एशिया की सबसे लीथल एयर टू एयर कैपेबिलिटी बन चुका है। इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिर्फ मिसाइल की रेंज या स्पेक्स ही सब कुछ नहीं होते। रियल बैटलफील्ड में मैटर्स करती है रडार कैपेबिलिटी, गाइडेंस सिस्टम की रिलायबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोफिशिएंसी, जिसमें फिलहाल भारतीय वायुसेना काफी आगे निकल चुका है।